प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के परंपरावादी दृष्टिकोण से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की। आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। हम उसको डिस्कस करेंगे और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, उसको हम देखेंगे। देखिए, परंपरागत जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी परिभाषा, उसका क्षेत्र, है ना, सब अलग अलग रूप से बताया था कि क्षेत्र कैसा होता है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। तो जैसा कि अरस्तु ने कहा भी था कि यदि मनुष्य समाज के अंदर नहीं रहता है ना, समाज के अंदर नहीं रहता है, तो ऐसा मनुष्य क्या है, वो समाज के कानून और नियमों का पालन नहीं करता, तो ऐसा मनुष्य क्या है, या तो वह जंगली जानवर है या फिर देवता ही हो सकता है ना। हमने इस चीज़ का भी अध्ययन किया था कि राजनीति विज्ञान के विषय के अंदर जो परंपरागत विद्वान है उसकी परिभाषाएं प्रस्तुत करते हैं। तो प्रश्न बनता है कि परंपरागत विद्वानों द्वारा राजनीति विज्ञान विषय की परिभाषा की दृष्टि में कितने वर्गों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। तो इसका क्या उत्तर है कि राजनीति विज्ञान विषय के परंपरागत विद्वानों द्वारा इस विषय की विभिन्न परिभाषाएं प्रमुख रूप से 3 वर्गों के अंदर रखी गई हैं। राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो 3 प्रकार से परंपरागत विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को दिया है कि कुछ कहते हैं कि ये केवल राज्य का अध्ययन है, कुछ कहते हैं कि ये सरकार का अध्ययन है और कुछ कहते हैं कि ये राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इसी तरह से पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति बताइए कि पॉलिटिक्स शब्द कहाँ से आया। तो राजनीति विज्ञान का पर्यायवाची शब्द है पॉलिटिक्स। ये यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, उस भाषा में उसका अर्थ होता है नगर अथवा राज्य से होता है ना। कि मानव के जीवन, क्या हम ये जानते हैं कि मानव का जो राजनीतिक जीवन है उसका अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान भी हमको प्राप्त करना होता है जिसके अंदर मानव अपना जीवन प्रारंभ करता है, जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है ना। तो इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो पर्यायवाची शब्द पॉलिटिक्स है वो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है और उसका अर्थ क्या हो गया, नगर या राज्य। पहले के यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य में विभक्त होता था यूनान, और इस कारण से यूनानियों के लिए नगर तथा राज्य के अंदर कोई भी भेद नहीं था। वो नगर और राज्य को एक ही मानते थे क्योंकि छोटे छोटे नगर उस समय हुआ करते थे। धीरे धीरे राज्य का क्या है, रूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान किसने ले लिया है, आज इन छोटे छोटे राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है ना। और स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विस्तृत और विस्तृत रूप से जो संबंधित विषय है उसको हम क्या कहने लगे, राजनीति विज्ञान कहने लगे। फिर कहा कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये किसका कथन है, तो ये कथन किसका है, गार्नर का। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, यह कथन किसका है। जैसे हमने कहा था कि राज्य का अध्ययन है तो उसमें गार्नर की परिभाषा होगी। उसके अलावा भी अगर कोई परिभाषा हैं तो वो परिभाषा भी हम उसके अंदर दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे कहा गया है ना कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, उसके अंदर हमने एक गार्नर की परिभाषा देखी थी। इसके अलावा आप देखिए ब्लंचली की भी परिभाषा है इसमें, गुडनो, एक्टन और जकारिया, ये भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बताते हैं। तो अन्य तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा, यह किसका कथन है, तो ये कथन है लिकोक का, क्योंकि शीले और लिकोक ये जो 2 विद्वान हैं इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन। शीले जैसे क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार से सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र एवं लंबाई चौड़ाई वगैरह का अध्ययन करता है। तो वह शीले की परिभाषा हुई और यह परिभाषा किसकी है, लिकोक की परिभाषा। राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किस पुस्तक में किया था, तो जो राजनीतिक शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया था। अरस्तु ने जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिकस, उसके अंदर उसने किया था और किया किसने है, वही अरस्तु ने किया है। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीतिक शब्द को किन 2 वर्गों में विभाजित किया है। फ्रेडरिक पोलक जो हैं उन्होंने राजनीति को 2 वर्गों के अंदर विभाजित किया। वह 2 वर्ग कौन कौन से हैं, तो फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को स्पष्ट 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक तो आता है इसका सैद्धांतिक राजनीति और दूसरा इसकी आती है प्रयोगात्मक राजनीति। क्योंकि इसका जो नाम है पॉलिटिकल साइंस, इसके नाम में भी बड़ा भेद है। राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त और कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे पारिभाषिक शब्दों में उसके सम्मान की
आवश्यकता हो, ये कहा गया है। तो फ्रेडरिक पोलक ने दो प्रकार की राजनीति बताई थी, एक तो सैद्धांतिक राजनीति बताई उन्होंने और एक प्रयोगात्मक राजनीति बताई है। अपने अध्ययन विषय के लिए राजनीति नाम क्यों उपयुक्त नहीं है? कहा ना कि भाई इसको केवल हम राजनीति क्यों नहीं कह सकते हैं, कि इसको अगर ये कहा है कि इसके नाम का राजनीति के नामकरण पर इन्होंने आक्षेप लगाया है कि राजनीति विज्ञान को केवल राजनीति कहा जाए, तो इसको क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि एक तो राजनीति शब्द केवल व्यवहारिक राजनीति तक ही सिमट कर रह गया है। राजनीति में शास्त्रीय एकरूपता का अभाव है और राजनीति आज के जीवन में अप्रतिष्ठित शब्द बन गया है। इसके हम कहते हैं ना, खुलेआम ही कह देते हैं कि भाई कि आज ये राजनीति कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है, तो राजनीति विज्ञान के लिए सम्मान सूचक संबंध शब्द नहीं है। इसी तरह से कहा है कि राजनीतिक दर्शन इस अध्ययन विषय के लिए क्यों उपयुक्त नाम नहीं है? तो राजनीतिक दर्शन शब्द सैद्धांतिक राजनीति तक सीमित हो गया है। ये राजनीति तो व्यवहारिक राजनीति तक सीमित हो गया और राजनीतिक दर्शन सैद्धांतिक राजनीति तक सीमित हो गया। इसमें व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन नहीं होता है। दर्शन शब्द अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं का प्रतीक बन गया है। देखिए, हमारे कुछ लेखक हैं, वो कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन क्यों नहीं नाम दे दिया इसको, है ना? तो वो जो राजनीतिक दर्शन नाम देना चाहते थे, इसके पक्ष वाले जो लेखक हैं, वो क्या कहते हैं कि विषय की सैद्धांतिक प्रकृति के अनुसार उनका क्या तर्क है कि हमारे विषय की प्रकृति सैद्धांतिक एवं दार्शनिक है, व्यवहारिक नहीं है। पहली बात हमने कही है कि राजनीतिक दर्शन शब्द सैद्धांतिक राजनीति तक सीमित हो गया और अपने अध्ययन विषय के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित आधारभूत तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन नहीं करते हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम राज्यों की उत्पत्ति, उसका विकास, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य, मानव अधिकार एवं कर्तव्य और राजनीतिक जो धारणाएं हैं उनका अध्ययन हम करते हैं, है ना? इसलिए वो कहते हैं कि राज्य संबंधी अध्ययन का मुख्य भाग ये सिद्धांति हैं, इसलिए इसको क्या कहना चाहिए? राजनीतिक दर्शन कहना चाहिए। और भी दर्शन कहने वाले कहते हैं कि इस संज्ञा के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है और इस विषय ने अपने अधिकांश सिद्धांत राजनीतिक दर्शन से ही लिए हैं, कि राजनीति विज्ञान ने जो भी सिद्धांत लिए हैं वो राजनीतिक दर्शन से लिए हैं, इसलिए इसको राजनीतिक दर्शन कहा जाना चाहिए। और फिर क्या कहा है कि भाई एक तरह से प्रतिष्ठित शब्द है, दर्शन शब्द जो है प्रतिष्ठित शब्द है कि ये अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित है, जिसका प्रयोग उच्चतरीय ज्ञान के लिए किया जाता है और उच्चतरीय ज्ञान के लिए किया जाता है, इसलिए स्थानीय एवं शाश्वत महत्व के विषयों से संबंधित होने के कारण इन विषयों को हम राजनीतिक दर्शन जैसा सम्मानजनक नाम भी दे सकते हैं, है ना? फिर जो लोग कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन नहीं कहा जाना चाहिए, तो उसका क्या कारण है? कि एक तो ये कहते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से भी ये सही नहीं है कि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत विषय का संपूर्ण सैद्धांतिक अध्ययन आ जाता है, लेकिन उसके विषय का वह भाग छूट जाता है जिसे सर फ्रेडरिक पोलक के विभाजन में व्यवहारिक राजनीति कहते हैं। अगर हम केवल राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन कहते तो केवल सैद्धांतिकता होती, उसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक हमारे अध्ययन विषय का संबंध है, इसके लिए सैद्धांतिक राजनीति के साथ साथ ही व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और इस समकालीन विद्वान तथा राजनीतिज्ञ तो आदर्श की अपेक्षा वास्तविकता की खोज अधिक करते हैं। इसलिए जैसे हेवलोवेल ने कहा था कि राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निहित है और विचारों और आकांक्षाओं से है, इस कारण राजनीतिक दर्शन विषय का अपूर्ण अध्ययन है, ये संपूर्ण अध्ययन नहीं है, इसलिए हम उसको राजनीतिक दर्शन जो है वह नहीं कह सकते। फिर कहा है कि अपने अध्ययन विषय के लिए राजनीति विज्ञान नाम ही क्यों उपयुक्त है, हम इसको राजनीति विज्ञान का ही नाम क्यों देवें? कि तो आपको उसके अंदर जैसे 3 कारण, छोटे क्वेश्चंस के अंदर तो आप 3 कारण, लेकिन इसके कई कारण जैसे इसके अंदर आते हैं। तो जैसे ये नाम अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप है और उसमें सैद्धांतिक, व्यवहारिक, राजनीतिक दोनों ही। तो जिस तरह से हमने क्या देखा कि केवल राजनीति कहते हैं तो उसमें व्यवहारिक रूप आता है, राजनीतिक दर्शन कहते हैं तो उसमें सैद्धांतिक रूप आता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों ही रूप आ जाता है ना? तो राजनीति शब्द के अंतर्गत पोलक के विभाजन की व्यवहारिक राजनीति आ गई थी, राजनीतिक जिसमें सैद्धांतिक राजनीति आ गई थी, ये हमने कहा है। तो ये ठीक ही कहा गया है कि राजनीति विज्ञान एक वास्तविक विज्ञान ही है और आदर्शात्मक विज्ञान है। जैसे हम उसका उदाहरण दे सकते हैं कि इस विषय के अंतर्गत हम केवल राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, उसका कार्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विचारधाराओं का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ यथार्थ राज्यों, सरकार के संगठनों, सरकार क्या कार्य कर रही है उसका अध्ययन हम पूर्ण रूप से करते हैं। इसलिए कारण कह सकते हैं कि इसको राजनीतिक विज्ञान ही कहा जाए। दूसरा हम क्या कह रहे हैं इसमें, यह नाम विश्व की प्रकृति के अनुकूल इसको एक विज्ञान की संज्ञा देता है। विषय की प्रकृति के अनुकूल, ये क्या है? विषय। तो राजनीति विज्ञान शब्द विषय की प्रकृति को ही नितांत स्पष्ट कर देता है। राजनीति और राजनीतिक दर्शन शब्द में राजनीति विज्ञान का यथार्थ रूप प्रकट नहीं होता,
लेकिन जब हम इसके लिए राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, इसमें विज्ञान भी आ जाती है और कला भी आ जाती है। और फिर क्या कहा, एक सम्मानप्रद नाम है। कैसे कि वर्तमान समय में विज्ञान का अर्थ एक क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और विकसित ज्ञान से होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति विज्ञान प्रस्तुत विषय के लिए अधिक सम्मानप्रद संज्ञा भी हो सकती है। और आधुनिक समय में जो लेखक हैं शीले, बर्गेस, विलोबी, गैटल, गार्नर इस विषय के नाम के रूप में राजनीति विज्ञान शब्द को ही सबसे उपयुक्त मानते हैं, है ना। क्योंकि कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान जो है वही क्यों उपयुक्त है, तो आपका एक छोटा प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में जो अब मैंने आपको बताया है इसको अगर विस्तार से कर देते हैं तो एक 10 नंबर का क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाता है। जैसे इसी के अंदर मैं बताती हूँ आपको 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में एक सम्मेलन हुआ था, है ना। उसमें राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान शब्द को मान्य ठहराया था। कब? 1948 के यूनेस्को के सम्मेलन में, ठीक है ना। और गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जाता है, विवेक तथा प्रचलन के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है, ठीक है ना। फिर राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहें या कला कहें, तो राजनीति विज्ञान विज्ञान और कला दोनों ही हैं। जैसे लॉसवेल कहते हैं कि इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा जा सकता है। देखिए, ये इसकी प्रकृति से संबंधित प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान का स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति कैसा है, वो विज्ञान है या कला है। तो छोटे क्वेश्चन के अंदर तो आप आंसर दे देंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान और कला दोनों ही हैं, क्योंकि इसमें कला, विज्ञान और दर्शन तीनों का संगम है, ठीक है ना। जैसे बक्कल है, काम्टे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो इस विज्ञान को ज्ञान की वह शाखा मानते हैं जिसके अंतर्गत कार्य और कारण सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है ना, और जिसके निष्कर्ष निश्चित एवं शाश्वत होते हैं। तो विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पूर्णतः ये बक्कल, काम्टे कहते हैं कि ये पूर्णतः राजनीति विज्ञान नहीं है, इसको विज्ञान की विरुद्ध तर्क देते हैं। जैसे हम आगे देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले 4 लेखों के नाम बताते हैं। तो वक्ल, काम्टे, मैटलैंड और बर्क। और ये क्या कहते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत तो क्या है, कार्य और कारण में संबंध होता है, इसमें निष्कर्ष जो है निश्चित एवं शाश्वत होते हैं, है ना। तो इस आधार पर वे राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। काम्टे तो कहते भी हैं कि राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियाँ, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में एकमत कभी भी नहीं रहे, और इसमें विकास की निरंतरता का अभाव पाया जाता है। इसमें उन तत्वों का भी अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये विज्ञान नहीं है। और कौन कौन है वो? बक्ल, काम्टे, मैटलैंड एंड बर्क। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में 4 तक दीजिए। तो कहते हैं कि कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। दूसरा, इसके सर्वमान्य, इसके अंदर तथ्य पाए जाते हैं, कार्य और कारण में परस्पर संबंध है, और परीक्षण तथा परीक्षण संभव है। देखिए, राजनीति विज्ञान को जो विज्ञान मानते हैं वो क्या कहते हैं कि इसका जो ज्ञान है वह क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। यह लक्षण राजनीति विज्ञान में पूरे तौर पर विद्यमान होता है, और राजनीति विज्ञान राज्य सरकार तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं व विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करती है। जैसे हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, वर्तमान का अध्ययन किया जाता है, और भविष्य का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर हमने कहा कि इसमें सर्वमान्य तथ्य मिलते हैं, कि राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य अवश्य हैं। जैसे आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसी प्रकार के सर्वमान्य तथ्यों को प्रतिपादित किया था। यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो ग्रस्तों की तो बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप से प्रयोग करने पर जनता में सभी जगह धर्म का राज्य होता है। तो इस प्रकार कुछ बातों में सब सहमत है ना, कि भाई जैसे दंड का उन्होंने एक तथ्य माना इस चीज़ को। लोक सेवकों के सदस्य स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए, वे तटस्थ होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे क्या सर्वमान्य तथ्य हैं जो राजनीति विज्ञान के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको विज्ञान माने। फिर इन्होंने कहा कि कार्य कारण और संबंध, कि कार्य और कारण के पारस्परिक संबंध के विषय में की गई जो आपत्ति है वो कोई विशेष महत्व नहीं रखती। इसमें संदेह नहीं है कि पदार्थ विज्ञानों की तरह राजनीतिक विज्ञानों में कार्य कारण का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ विशेष घटनाओं के अध्ययन को हम देखते हैं तो उससे सामान्य परिणाम निकाले जा सकते हैं। जैसे जनता का असंतोष, शासक वर्ग का शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार, आर्थिक असमानता सदैव विद्रोह के सामान्य कारण रहे हैं। ये जानते हैं ना, जनता का असंतोष, जनता क्यों असंतोष व्यक्त करती है? शासक वर्ग का शासित वर्ग के प्रति जो अपमानजनक व्यवहार है
है ना, और आर्थिक असमानता, ये क्या है, ये सब विद्रोह के कारण रहे हैं। और ये कैसे कारण रहे हैं? सामान्य कारण रहे हैं। तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण से जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है और शासकों को बिना किसी प्रतिबंधों के शासन शक्ति प्रदान कर दी जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं? भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी जो कार्य करते हैं उससे जो कारण है वो संबंध आपस में, कि ऐसा क्यों हुआ उसके भी कारण है ना। जनता ने क्रांति करी, तो जनता ने क्रांति क्यों करी, उसके क्या कारण रहे हैं, ये राजनीति विज्ञान में भी इसको देखा जा सकता है। फिर उनका पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव है, कि राजनीति विज्ञान में परीक्षण भी संभव है, परीक्षण भी संभव है। यद्यपि इस विषय के अंतर्गत इसका रूप पदार्थ विज्ञानों जैसा नहीं है, जैसे उसमें तो नमक पे प्रयोग हो रहा है, किसी ठोस पदार्थ पे हो रहा है, किसी तरल पदार्थ पे हो रहा है, लेकिन पर्यवेक्षण पद्धति के आधार पर लोकतंत्रवाद और दूसरी शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन हम कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान में भी कई ऐसे कंसेप्ट है ना, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, तो इन सब का अध्ययन हम पर्यवेक्षण और परीक्षण के आधार पर कर सकते हैं। फिर कहा है कि राजनीति को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान किस दार्शनिक ने माना है? तो कौन है दार्शनिक? अरस्तु। और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या माना है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंदर अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान माना। परंपरागत राजनीति विज्ञान की 4 विशेषताएं बताइए। क्या विशेषताएं? कि एक तो तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्श अध्ययन है ये, है ना। दूसरा, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। तीसरा, कानूनी और औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन की प्रमुखता है इसके अंदर। और चौथा, परिष्कृत परंपरागत पद्धतियां हैं। तो ये 4 विशेषताएं राजनीति विज्ञान की, परंपरागत राजनीति विज्ञान में पाई जाती हैं। इसकी डिटेल मैंने आपके परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है मेरे इसी में, उसके अंदर दे रखी है। आप उसको डिटेल में भी वापस देख सकते हैं, या फिर आप उन सबको पढ़कर और जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ईजी हो जाएंगे। आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक कौन से हैं? तो आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान को जीवित रखने वाले हैं लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड। परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है? कि ये ऐतिहासिक और विवरणात्मक पद्धति पर बल देता है। समझ आ गई ना, ये ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति पर बल देता है। राजनीति विज्ञान कला, विज्ञान और दर्शन का संगम है, ये किसने कहा? लॉक्सवेल ने। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध 4 तक क्या दिए जाते हैं? देखिए, जैसे हमने कहा था ना उसके वैज्ञानिकता के पक्ष में कि कार्य कारण संबंध होता है, तो जो इसको वैज्ञानिकता नहीं मानते वो कहते हैं कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव होता है, इसके अंदर सर्वमान्य तथ्यों का अभाव होता है, इसमें पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव होता है, और मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता, कि मानव स्वभाव परिवर्तित है तो उसमें किसी प्रकार के कोई नियम और कानून नहीं बनाए जा सकते। तो इस प्रकार हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, है ना, और इनको आप आगे अच्छी तरह से एक बार तैयार करिए। हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर।